हाय एवरीवन, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति की एक नई नियमावली आई है, नियमावली 2023। और जैसे ही वह नियमावली 2023 आई है, मुद्दा का जो बाज़ार है वो गर्म हो चुका है। आखिर क्या बात है कि कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो विरोध का मेन कारण जो है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोग ये जानते नहीं हैं कि जो विरोध हो रहा है वह क्यों विरोध हो रहा है, और ये जो विरोध है वह स्टेट 19 से कैसे जुड़ा हुआ है, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नियमावली 2023 एक आयोग द्वारा, वो आयोग कौन सा होगा, बीपीएससी भी हो सकता है या कोई दूसरा आयोग भी हो सकता है, एक आयोग के द्वारा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने की बात करती है, जिसमें कोई न्यूनतम प्राप्तांक होंगे, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा और जो उसको पास करेंगे वही टीचर बनेंगे। एक नज़रिए से अगर ये देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इससे बिहार के सरकारी विद्यालयों में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला सिस्टम बंद हो जाएगा और जो सही में मेरिटोरियस टीचर है वो आएंगे। तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और क्या इसका विरोध जायज़ है? जी हाँ, इसका विरोध भी जायज़ है, क्योंकि जो लोग अभी बिल्कुल नए नए हैं या नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसी ही एक परीक्षा हुई थी STET 2019। उसकी भी कुछ सेवा शर्तें हैं, चयन प्रक्रिया। वो एग्ज़ाम भी एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड था। हालांकि उस एग्ज़ाम में भी बहुत सारा समस्या उठ खड़ा हुआ था। एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, कुछ लोगों का फिर कुछ गड़बड़ी हुआ, फिर कई बार एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम कोरोना काल में हुआ था। ऐसा लगा था कि सरकार कोरोना काल में जब ट्रेनें भी बंद थी, एग्ज़ाम लेकर के तुरंत नौकरी दे देगी। खैर, मुद्दे की बात ये थी कि ये एस्टेट 2019 जो हुआ था वो कम्पिटिटिव नेचर का ही था, क्योंकि जो लोग भी एग्ज़ाम देने गए थे उनको अच्छी तरीके से पता था कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी शर्तें क्या थी। मैं बता देता हूँ, एस्टेट 19 की शर्तें यह थी कि इस एग्ज़ाम के थ्रू उन्हीं लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा जो हर सब्जेक्ट में, जो भी विषयवार या कोटिवार कैटेगरी के हिसाब से जो न्यूनतम कट ऑफ जारी किया जाएगा उन्हीं को क्वालिफाई किया जाएगा। और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स। ये बात ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ, बल्कि जिन लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस सर्टिफिकेट के बैक साइड में भी लिखा हुआ है कि मेरिट और नॉन मेरिट, नॉट मेरिट क्या था इसमें, नॉट इन मेरिट लिस्ट। बाद में क्या हुआ कि जो ये शर्तें बनाई गई थी उसमें त्रुटि हो गया। अब त्रुटि किससे हुई ये आप मुद्दा सर्च करके पता लगा लीजिएगा। त्रुटि यह हुई कि जितने सीटें थीं, जितनी रिक्तियां थी, उसके हिसाब से ही लोगों को क्वालिफाई करना था। लेकिन किया क्या गया कि 50% से ज़्यादा लाने वाले सभी को क्वालिफाइड कर दिया गया और उस कट ऑफ को पार करने वालों को मेरिट में डाल दिया गया। यानी फिर से समझिए इस बात को, विषयों के हिसाब से विषयवार कोटिवार जो भी एक अलग से कट ऑफ जारी किया गया था, उस कट ऑफ के ऊपर रहने वालों को मेरिट में लिस्ट किया गया था और उनका रैंक भी दिया गया था। और जो लोग उस कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे थे लेकिन वो 50% की क्राइटेरिया को पार कर रहे थे, उनको क्वालिफाई कर दिया गया और नॉट इन मेरिट लिस्ट लिख दिया गया। और सर्टिफिकेट में भी ये बात लिखी गई है। तो इससे एक विवाद उपजा, क्योंकि जितनी सीटें थी उससे कहीं ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर दिए गए थे और शर्त क्या थी कि क्वालिफाई उतनों को ही करना है जितनी रिक्तियां हैं। अब बताइए, बिहार में या कहीं पर भी नौकरियां कितनी निकलती हैं? आप केवी देख लीजिए, 4 साल में 5 साल में एक बार निकलता है, फिर कितनी सीटें होती हैं। NTPC देख लीजिए, वो एग्ज़ाम भी खुद 4 साल में कंप्लीट हुआ है। तो नौकरियां कम हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अलग अलग राज्यों में डोमिसाइल नीति रहती है सो अलग। तो बिहार में बहुत समय बाद इतनी बड़ी ह्यूज वैकेंसी निकली और कई IAS ऑफिसर ने भी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे उन्होंने भी ये कहा था, उनका भी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि बिहार में एक ऐसी नीति बनाई जा रही है, ये एग्ज़ाम ऐसा होगा, स्टेट 19 ऐसा होगा कि लोग सर्टिफिकेट लेकर आवेदन करने का चक्कर नहीं लगाएंगे, उतने ही कैंडिडेट जाएंगे जितनी की सीटें होंगी, भीड़ नहीं होगा। ये मंशा तो सरकार की बहुत पहले से थी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बिहार में मैट्रिक से लेकर लोग ग्रेजुएशन PhD भी
किस तरह से सिक्योरिटी में कर लेते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से चिट पुर्जा या मोबाइल एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है कि नहीं, उससे तो आप खुद ही वाकिफ़ हैं, उसके बारे में ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम होता है, परिवर्तन जीवन का नियम है। कोई मार्क्स आपने कभी लाया तो एकेडमिक मार्क्स कम्पिटिटिव नहीं होता है। इसलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप ए हुआ, ग्रुप बी हुआ, या सेंट्रल स्तर की जितनी नौकरी हैं वो कम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इससे एक फेयर चांस मिलता है कि कम वाला भी ज़्यादा ला सकता है। यदि किसी का 60 है, 50 है, 40 है, या फेल हो गया है तो वो भी टॉप बन सकता है। इसलिए ये क्राइटेरिया तो अपनाना ही था। एक प्रगतिशील समाज इस तरह की क्राइटेरिया को तो अपनाएगा ही। बिहार ने भी अपनाया नियमावली 2023 के हिसाब से, जो कि स्वागत योग्य है। अपनाना तो 2006 में चाहिए था, लेकिन लेट हो गया। अब क्या होगा इसमें? नियमावली 2023, अभी मैं स्टेट 2019 की बात कर रहा था, अब फिर से आते हैं नियमावली 2023 में। नियमावली 2023 यह कहती है कि जो अब 3 तरह के कैडर हो गए, या 2 तरह के कैडर हो गए, आप समझ सकते हैं कि जो अभी नियोजित टीचर हैं उनके लिए भी कहा गया कि ये बीपीएससी के थ्रू या किसी भी आयोग के थ्रू, वो डिसाइड अभी नहीं हुआ है, ऊपरी उम्र सीमा कितनी होगी ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो जो एग्ज़ाम होगा पास करेंगे तो वो राजकर्मी का दर्जा उनको हासिल होगा। तो फिर सवाल यहाँ पर उठता है कि 2 से 3 लाख सीटें हैं, और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, और राजकर्मी बनने के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। तो जो सीटें उनके पास पहले से ही हैं, अब वही कंपटीशन निकाल के अगर वापस से वही सीटें ले लेते हैं तो इसमें नई वैकेंसी कहाँ चली गई? ये तो एक तरह से 2 लाख या 3 लाख वैकेंसी बोला जा रहा है। तब तो नए क्षेत्र, कई सारे नए छात्र इसमें ठगे महसूस कर लेंगे, तो फेंका जाएंगे, उनके लिए तो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि जिसकी नौकरी नहीं है वो अप्लाई करेगा, नौकरी लेगा। वैकेंसी 3 लाख का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो पहले से भी नौकरी कर रहे हैं, जो नए भी हैं, सब एक साथ एग्ज़ाम दीजिए। नए वालों को तो मिला ठीक है, लेकिन पुराने वाले भी उसी पोस्ट को ले लेते हैं। फ़र्क इतना रहेगा कि पहले नियोजित थे और अब राजकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। तो एक सीटों को घालमेल यहाँ पर हो रहा है। और पहले भी सीटें 80,000 90,000 बताई जाती थी। नियोजन का ऐसा ताना बना था कि कई हज़ारें सीटें खाली रह जाती थी। बस सीटों को स्थानांतरित कर करके हर बार ये बताया जाता है कि इतनी सीटें आएँ, इतनी सीटें आएँ, लेकिन पूरी सीटें कभी भर्ती नहीं हैं। और ये काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो मुद्दा समझ गए। अब यहाँ मुद्दा क्या है कि स्टेट 2019 वाले छात्र जो मेरिट में आ चुके हैं, वो 2019 में फॉर्म भरे, 20 में एग्ज़ाम दिए, फिर एग्ज़ाम दिए 21 में। कुछ लोग उसमें 3-3 बार एग्ज़ाम दिए, सेंटर लीक वगैरह वगैरह की वजह से 4 साल का इंतज़ार किया। वो सोच रहे थे कि 4 सालों के बाद जो उन्हें आश्वासन मिला था कि धैर्य रखिए, जल्दी होगा जल्दी होगा, वो सोच रहे थे कि 7th फेज़ आएगा, शायद 60-40 कोई रेशो बैठेगा, 80-20 रेशो बैठेगा, अब हमारी नियुक्ति होगी। लेकिन उन्हें मिला क्या? 4 साल के इंतज़ार के बाद फिर से एक नया एग्ज़ाम देने का शगुफ़ा। बस दिक्कत यहीं पर है। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जिन्होंने हाल ही में बीएड किया है, उनके लिए तो अच्छा है। वो तो यही सोचेंगे कि हमने सीटेट निकाल लिया, चलिए अच्छा है कि बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दे करके हम राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे, अच्छा पे स्केल मिलेगा, सम्मान भरी ज़िंदगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नियमावली 2023 है, इससे वही टीचर जा पाएंगे जो सही में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाले नहीं होंगे। लेकिन मुद्दा जो नए नए लोग हैं, ज़रा सोचिए, जो 4 साल पहले से ऐसा ही एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके बैठे हुए हैं, जिसकी सेवा शर्तों को पता नहीं कितनी बार उल्लंघन किया गया, फिर किसी खास मंत्री के बयान से मेरिट नॉट मेरिट हो गया। अब 4 सालों के इंतज़ार के बाद जब वो नियुक्ति ढूंढ रहे थे तो उन्हें फिर से मिला एक एग्ज़ाम। क्या गारंटी है? बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम लीक हुआ, आप बीएसएससी का एग्ज़ाम देख सकते हैं, वो भी लीक हुआ। क्या गारंटी है कि फिर नया एग्ज़ाम होगा, फिर उसकी प्रक्रिया होगी, फिर पता नहीं लीक होगा, फिर पता नहीं कोर्ट केस होगा, फिर कब नहीं महीनों के इंतज़ार के बाद रिजल्ट निकलेगा। समस्या इस चीज़ में है, जरा गौर। और मुद्दा भी यही है। तो फिर से मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, इसका मुद्दा जुड़ा हुआ है स्टेट 2019 के या कुछ सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थियों से भी, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे करके बैठे हुए हैं,
मेरिट में आए हुए हैं और जो उनकी शर्तें थी नोटिफिकेशन में उसका खुला उल्लंघन करके 4 सालों के इंतज़ार के बाद बोला जाता है कि आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। और रही बात रिक्तियों की, 3 लाख नौकरी है। अब उस 3 लाख नौकरी के लिए सिर्फ फ्रेशर ही नहीं फाइट करेंगे, बल्कि जो पहले से शिक्षक है वो भी फाइट करेंगे। तो फ़ायदा किसको हुआ? ऐसे ही एक प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था बिहार सरकार में, उसमें 400 लोग ही पास किए थे। तो क्या सरकार नौकरी देना चाहती है, नहीं देना चाहती है? पहली कलम से पहली कैबिनेट में कैसी नौकरी मिल रही है, इस सब पर आप चर्चा करें। जो मुद्दा था मुझे आपको समझाना था। कई लोग नहीं जानते हैं इस मुद्दा को और सोच रहे हैं कि विरोध हो क्यों रहा है। और कई लोग डिबेट में भी आ जा रहे हैं, चाहे टीवी डिबेट हो, ये न्यूज़ एंकर है, उनको तो बस हर बार एक मुद्दा मिलता है, बिना कुछ जाने कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि एक बार आपने एग्ज़ाम दिलाया, वो कॉम्पिटिटिव बेस था। और मैं बता दूं, बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में पहला ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम एस्टेट 2019 हुआ था। और उसमें जो विषय था उसका सिलेबस भी जारी नहीं किया गया था। बिना सिलेबस जाने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और जो लोग मेरिट में आए हैं, चाहे वो साइंस में हो, मैथ्स में हो, हिस्ट्री में हो, सॉरी सोशल साइंस में हो, कंप्यूटर में हो, जिस अंग्रेजी में हो, जिस विषय में भी मेरिट में आए थे, उनसे पूछिएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कितना था। और जिस क्वेश्चन पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं था उसमें कट ऑफ कितना गया था, उनसे पूछिएगा। तो क्या एक अभ्यर्थी बिहार में हर बार पढ़ते ही रहे? अगर ये नेता से कहा जाए कि आप चुनाव लड़े, जो सेवा शर्त है, चुनाव जीत गए, फिर से चुनाव लड़िए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम देने में क्या हर्ज है। एग्ज़ाम देने में हर्ज नहीं है, हर्ज इस बात का है कि जो समय बीत गया वो कैसे लौटेगा, क्या वो लौट पाएगा? वो समय क्यों बर्बाद किया? ये फैसला पहले ले लेते। आपने तुरंत अगर एस्टेट एग्ज़ाम लिया था कोरोना काल में, ऐसे जैसे कि घर से निकाल के नौकरी दीजिएगा, आप उसी 1 से 1.5 साल में बोल दीजिएगा कि नहीं एक सुपर टेट होगा, किसी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम लेंगे। ये उम्मीदों को तोड़ा गया है। बात यह है उस समय कहाँ से लौट के आएगा? बीएसएससी का ही देख लीजिए, 10 साल बाद रिजल्ट आता है, फिर नियुक्ति होती है, तो 4 साल तो ऑलरेडी बीत गए। फिर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या एक अभ्यर्थी 5 साल, 6 साल, 7 साल पढ़ते ही रहेगा? और जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको लग रहा है हमने अभी बीएड किया, सीटेट किया, तो ठीक है, आप इस मुद्दे को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एस्टेट 19 का भी कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उस समय वो नए थे। लेकिन देखिए, देखते देखते 4 साल बीत गया, 5वें साल में प्रवेश कर गए। कल को फिर आपके साथ नहीं हो, इसकी क्या गारंटी है? मुद्दा जो था मैंने ठीक तरीके से समझा दिया है। कई जगह पर इसको लेकर के बहुत गहमा गहमी है, कई लोग मुद्दा समझ नहीं रहे हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि नियमावली 2023 बिल्कुल उपयुक्त नियमावली है। इससे मेरिटोरियस टीचर ही विद्यालयों में जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसी तरह का एग्ज़ाम एस्टेट 19 में लिया गया था, 4 साल से हो जाएगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, पहले उनको मुद्दे में फंसाया गया, फिर लड़ाया गया, फिर वोट बैंक को देखते हुए एक नया एग्ज़ाम का शगुफा छेड़ दिया गया है। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है तो फिर क्या है? बस इसी मुद्दे को लेकर के आज भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं, न्यूज़ में देखने को मिला है कि पुलिस उनको ले गई है, विरोध कर रहे थे। विरोध करना तो हक है, लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा चीज़ है कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संपत्ति देने पर भी आप उसका एक पल नहीं खरीद सकते। ऐसे समय को जो निरर्थक बर्बाद कर रहे हैं ये कह के कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, तो इतना भी धैर्य ना रखा जाए। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, ज़्यादा सब्र कीजिएगा तो वो फल सड़ जाएगा, खाने योग्य भी नहीं रहेगा, और खा लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर ही होता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उस चीज़ को आप बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद हुआ यहाँ समय, वो समय कहाँ से लौटेगा? और जो नए लोग जस्ट बीएड दिए हुए हैं, सीटेट दिए हुए हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन सोचिए, यदि कोरोना चाइना में फैला था तो अब तक नहीं आया क्या? भारत या विश्व प्रभावित नहीं हुआ क्या? हुआ ना। कोई भी चीज़ कहीं दूर में है तो ये मत सोचिए कि आप तक नहीं पहुंचेगा, किसी ना किसी रूप में आप तक भी पहुंचेगा। इसलिए यदि कोई सही मुद्दा है तो उसका साथ दीजिए, यदि आपको ये मुद्दा समझ में आया तो। अगर यूं ही अपने लिए अगर हर कोई जीना चाहेगा, तब तो फिर इसी का तो फ़ायदा लोग उठाते हैं। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा।
तो ज़रूरी है कि न्याय सब के लिए हो, एक समान हो। और कई लोग जो मेरिट या नॉट मेरिट का विवाद था, नौकरी मिलती बहुत मुश्किल से है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। कोई फेल अभ्यर्थी को भी पूछिए ना कि भाई तुम नौकरी लोगे, फेल आदमी या जो आदमी एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाता है वो हर बार चाहेगा कि एग्ज़ाम हो, तब तक हो जब तक वो पास नहीं कर पाता। हर जगह उसको धांधली नज़र आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी पास कर गया है वो बार बार एग्ज़ाम नहीं देना चाहेगा, आखिर कितना पढ़ते रहेगा। आज की डेट में एग्ज़ाम एक सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं है, किस तरह से लोगों को छांटना है ना, वो प्रक्रिया बनकर रह गई है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इतने भीड़ में तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमारा इस बार हो जाएगा कि अगली बार हो जाएगा। हर साल 6 करोड़ पॉपुलेशन समझ लीजिए कि 12th पास करके आते हैं। हर साल करोड़ों अभ्यर्थी आपसे कंपटीशन में जुड़ जाते हैं, नए नए दिमाग वाले। इसलिए समय की कीमत है। जो मुद्दा था मैंने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।